हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट की आगामी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और आज के इस क्लास में फिर से शिक्षण और न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन के प्रश्न होंगे। जिस तरीके के प्रश्न बराबर हमारे सीटेट की परीक्षा में बनते रहे, न्यूमेरिकल प्रश्न भी आज मैंने 6 से 7 या 5 से 6 प्रश्न के आसपास मैंने लिया है। तो चलिए क्रमवार इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और बहुत जल्द आप सभी के लिए मैराथन क्लासेस भी होंगी और इसका एक्चुअल डेट भी आपको बता दिया जाएगा। संभवतः ये 20 तारीख अभी माइंड में रखिएगा और ये चीजें अभी कंफर्म मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो संभवतः 20 तारीख अभी मान के चलिए मैं सेशन की अभी शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज आप सभी जानते हैं कि गणितीय खेल और पहेलियों का प्रयोग मुख्यतः उस कंडीशन के लिए किया जाता है जब बालक किसी विशिष्ट अवधारणा या किसी विशिष्ट कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है, तो उसको खेल के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से हम सामान्यीकरण आदि की क्रिया का परिचय कराते हैं। खेल के माध्यम से या गणितीय खेल जिसे कहते हैं, है ना। अभी एक चीज और ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी बालक को गणित एक कठिन विषय या नीरस विषय लगता है, तो बालक के मन में यह जो नकारात्मकता है, तो यह गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से बालक का यह भ्रम टूट जाता है। जैसे हमें लगता है कि गणित एक कठिन विषय है, यदि गणित के सिद्धांतों को या सामान्यीकरण का परिचय यदि हम गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से देते हैं, तो बालक को लगने लगता है कि वास्तव में गणित एक कठिन नहीं बल्कि व्यवहारिक विषय है, क्योंकि गणितीय खेल और पहेलियों में वह अपने व्यक्तिगत अनुभव, दैनिक जीवन में हो रहे क्रियाकलाप आदि का प्रयोग करके बताते हैं। तो इस कारण उसे गणित एक व्यवहारिक विषय के रूप में लगने लगता है। कहने का मतलब गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में भी हम सभी लोग गणितीय खेल और पहेलियों का मदद करते हैं। मतलब गणित एक इंटरेस्टिंग विषय हो, एक कठिन विषय न लगे, एक इंटरेस्टिंग विषय लगे, इस स्थिति के लिए गणितीय खेल और पहेलियों का प्रयोग किया जाता है। और गणितीय खेल और पहेलियों के माध्यम से भी बालक जो है वह समस्याओं को हल करने, समस्याओं को नवीनतम तरीके से हल करने, मतलब जिसे कहते हैं सृजनात्मकता का एक जो होता है ना, सृजनात्मकता तरीके से, सृजन का मतलब होता है क्या, निर्मित करना। कहने का सेंस यह है किसी समस्या को हल करने के लिए जब बालक अपने व्यक्तिगत विवेक के माध्यम से हल करता है, तो हम कहते हैं सृजनात्मकता का विकास। तो इस तरीके के लक्षणों का विकास होता है। चलिए अब बताइए, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। आपका उत्तर काफी देर से आ रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। ए बता रहे हैं, ए बी सी और डी। देखिए, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने, बिल्कुल। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने, इसमें यही तो होता है, व्यवहारिकता से जोड़कर किसी सामान्यीकरण का परिचय कराया जाता है। गणित को आनंददायक बनाने में, बिल्कुल इंटरेस्टिंग विषय के रूप में देखने में और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में आप सभी का पहला ऑप्शन होगा ए बी सी और डी, चारों सही। चलिए अब दूसरा प्रश्न यहां से देखते हैं। दूसरा प्रश्न उत्तर करिएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि एक दिए हुए आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, लेकिन कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वह अधिक है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। यहां समांतर होगा। चलिए देखिए, एक है आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का बराबर ही था, लेकिन कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया नहीं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा है। अब एक शिक्षक के रूप में आप उसको कैसे समझाएंगे कि नहीं, दोनों के क्षेत्रफल समान है। अब देखिए, कक्षा 4 का विद्यार्थी है, तो उसको हम बिना सूत्र के प्रयोग में कहे, बिना पैमाने के प्रयोग से यदि बताएं, क्योंकि व्यवहारिकता में बताना पैमाने के बताने की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बालक है। तो पैमाने का प्रयोग आप लोग नहीं करना, या हम लोग पैमाने का प्रयोग करना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि पैमाने में क्या होता है, इसमें एक्चुअल सूत्र आदि को बतलाया जाता है और चौथी कक्षा का बालक व्यवहारिकता में सीखे तो वो बेहतर होता है सूत्र की अपेक्षा, सूत्र की तुलना में। तो पैमाने का प्रयोग अभी साइड में रखिएगा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रुकिएगा। जियो बोर्ड का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि जियो बोर्ड का प्रयोग कहां होता है, ज्यामिति संबंधी आकृतियों को पहचानने, परखने, लंब, किनारे, कोनों आदि को पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः 3D आकृतियों में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। अच्छा, आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से और एक है कागज मोड़ने के प्रयोग से। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ पेपर के प्रयोग से यह बतलाना कि समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल समान है, सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ग्राफ पेपर का प्रयोग द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना करने में सर्वाधिक होता है। विशेष रूप से ग्राफ पेपर का प्रयोग आपने देखा होगा लेखपाल लोग करते हैं, किसी विशिष्ट भूखंड भाग के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए लेखपाल लोग प्रयोग करते हैं। और ग्राफ पेपर ग्रिड के आकार का ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें ये लाइनें बेहद करीब करीब होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ग्राफ पेपर में कि जैसे किसी विशिष्ट भूभाग का क्षेत्रफल दिखाना है, तो यहां पर इसका प्रयोग करना सर्वाधिक उचित होता है, क्योंकि यहां पर सूत्र नहीं रटाया जाता, बल्कि एक व्यवहारिक तरीके से ग्राफ पेपर के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ग्राफ पेपर के माध्यम से समांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल को ग्राफ पेपर पर दिखाएं, तो बालक ये लाइनें गिन गिन के स्पष्ट कर लेता है कि हाँ, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर। ये जो बीच में ये वर्गाकार क्रम बन रहे हैं, इसको गिन गिन के क्या करता है, स्पष्ट कर लेता है। इसमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अतः यह ज्यादा व्यवहारिक माना जाता है। तो हम लोगों का ऑप्शन सी होगा। अच्छा, कागज मोड़ने के प्रयोग से, यदि ग्राफ पेपर नहीं दिया होता तब हम इस पर विचार कर सकते थे। वैसे पैमाने का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं कराइएगा, क्योंकि पैमाने में सूत्र आदि का परिचय देना होता है और प्राथमिक स्तर के बालक व्यवहारिक रूप से सीखना
ज्यादा पसंद करते हैं सूत्र की तुलना में। तो हम लोगों का ऑप्शन होगा सी, निरंतर। आप सभी उत्तर दे रहे हैं आलेख या ग्राफ पेपर। अच्छा, सीटेट 2019 में भी एक सवाल बना था, प्रश्न ये पूछा गया था कि बिना पैमाने के प्रयोग किए क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन होगा। अब उसमें कूट दिया था, क ख ग घ करके, एबीसीडी करके, उसमें कूट दिया था, जैसे धागा दिया था, टाइल दिया था, ग्राफ पेपर दिया था, जियो बोर्ड दिया था, और उसमें दो दो का कूट दिया था जिसमें होगा टाइल और ग्राफ पेपर। तो हमेशा माइंड में रखना, ग्राफ पेपर का प्रयोग सर्वाधिक द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों की तुलना करने में होता है। हालांकि एक चीज और ध्यान देना, ग्राफ पेपर का प्रयोग दशमलव संख्याओं की तुलना करने में उस स्थिति में होगा जब आपके ऑप्शन में संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर नहीं देगा, तब उस स्थिति में हम ग्राफ पेपर का भी प्रयोग करा सकते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का नहीं है? अब ध्यान से सुनिए। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, बी लिखा है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, सी तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, और डी गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। तो अभी एक चीज समझ रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर वैसे भी बालकों की सोच उतनी डेवलप नहीं होती कि वो अमूर्त भाव को समझ सके, और उच्चतर स्तर, देखिए उच्चतर स्तर पर तैयारी कराना ये उद्देश्य नहीं होता, ये तो खुद ब खुद आ जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का जो मुख्य ध्येय होता है, ये होता है कि बालक गणित के सिद्धांतों को अपने बाह्य अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण निरीक्षण आधार पर प्राप्त करें। प्राथमिक स्तर पर यह उद्देश्य होता है कि बालक संख्या संबंधी कौशल, मापतोल की इकाइयों, गणितीय संख्याओं के ज्ञान से तथा मूर्त से अमूर्त धारणा से परिचित हो सके। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य यह होता है कि बालकों की तार्किक या तर्कणा कैसे डेवलप हो सकती है, किन भावों से बालकों में तार्किक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सकता है, यह उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। और इस उद्देश्य को मूर्त से अमूर्त की क्रिया की ओर बतलाया जाता है। मतलब एक प्रकार की किसी विशिष्ट समस्या को हल करने में बालक की सोच का गणितीकरण कैसे किया जाए, यह उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह उद्देश्य नहीं होता कि बालक उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करे। बाकी गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना बिल्कुल सही, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही, और तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, बालक के सोच को मैथमेटाइजेशन रूप देना, तो ये तीनों सही होंगे। लेकिन ये डी ऑप्शन हम लोगों का यह प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता, तो डी ऑप्शन हम लोगों का आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट विचार करते हैं, चौथे पर। चलिए मैंने आपको बताया कि लगभग आज की सीरीज में 5 या 6 सवाल ऐसे मैंने रखे जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, और वो भी जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28 दहाई, और 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई है, तो इस डैश मीन्स रिक्त स्थान पे कौन सा अंक होगा? चलिए विचार करें। जहां पे डैश लगा है वहां पर यक्स लगा दीजिए, मीन्स एक्स दहाई। अच्छा, जैसे हम 5 दहाई कहते हैं तो 5 दहाई का मतलब 50, प्रांधा में 50। 7 दहाई कहते हैं तो 7 दहाई कितना होता है? 70। तो अब चलिए इस रूप में कुल मिला के स्थानीय मान की संकल्पना को लेकर यह बनाया गया प्रश्न है। 30,028 बराबर 28 इकाई है, तो 28 इकाई है तो 28 गुणा 1 करिए, 28 इकाई मतलब 28 गुणा 1, और प्लस 28,000 है, इसका मतलब 28 गुणा 1,000। जैसे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखते हैं, जैसे मान लिया 347 लिखा है तो आप इसको ऐसा लिखते हैं कि नहीं, 300 प्लस 40 प्लस 7, मतलब सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा, प्लस इकाई के अंक में 1 से गुणा। वही मैं कर रहा हूं, यहाँ इकाई है तो 1 से गुणा करिए, प्लस 28,000 है तो 28 गुणा 1,000, और प्लस एक्स दहाई है तो यक्स दहाई है तो यक्स गुणा 10। अब इसी को हल करना है। ये 30,028 बराबर, अच्छा 28 एक का कितना होगा? 28, और 28 का गुणा 1,000 में 28,000, तो 28,000 और 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28,000। 28 एक का 28 हुआ, 28 गुणा 1,000 मतलब 28,000, तो 28,000 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28,028, और प्लस 10 यक्स। अब ऐसा करिए कि 28,028 को बाईं ओर पक्षांतर कर लीजिए, तो जब 30,028 में से 28,028 घटाएंगे तो 2,000 आएगा। सिंपली समझिए, 30,028 में से जब 28,028 माइनस होगा तो ये होगा 2,000 बराबर कितना? 10 यक्स। अब ये 10 इधर भाग हो जाएगा तो 2,000 बटे 10 मतलब चाहे तो 10 यहां कैंसिल करिए, 200 आ गया, सॉरी 200। ये हम लोगों का आंसर होगा, डी ऑप्शन निरंतर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट 200 उत्तर होगा। चलिए गोविंद त्रिपाठी जी लिखा सर थोड़ा टफ प्रश्न। चलिए पूर्वी सिंह, सहना अंसारी और रमेश बुद्ध जोही सिन्हा और संदीप वर्मा, चलिए आप सभी का उत्तर 200 के लिए करेक्ट रहा है। चलिए एक सवाल और देखिए, ये भी बहुत सामान्य है, पिछले से भी हमने कहा कि जहां पे डैश है, रिक्त है, वहां पर यक्स रख दीजिए, यक्स का वैल्यू आ जाएगा 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा डैश। इस डैश के स्थान पर हम रख देते हैं एक्स। अब हमें x का वैल्यू बताना है, तो सॉल्यूशन देखिएगा 603 गुणा 28। अब ये 63 गुणा 4 जब इधर बाईं ओर आएगा तो भाग हो जाएगा,
क्योंकि इधर गुणा 63 है, जब बाईं ओर आएगा तो भाग हो जाएगा, गुणा 4 बाईं ओर आएगा तो भाग। अब इधर वैल्यू बचा x का। क्लियर है? ये 28 4 से कट रहा है 7 बार में, 4 7 28, और ये 63 7 से कटेगा 9 बार में, तो इसलिए x बराबर कितना होगा? देखिए 9 से 6 बार में 54 हो गया, 6 बचा 63, 9 7 63, तो x का वैल्यू 67 होगा, पहला ऑप्शन दिया है 67। तो आसान है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। 67 ये हम सभी का आंसर होगा। मैं प्रश्न संख्या 6 पर चल रहा हूं। चलिए, प्रश्न है कि 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच होगा, वहां बची लिखा है 200 और 400 के बीच होगा। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा को इंग्लिश में हम सभी बोलते हैं लिस्ट, कम से कम। सार्व का मतलब जो सब में होता है, मीन्स कॉमन। अब गुणज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लस, LCM। तो हमें लस निकालना है किसका? 30, 45 और 60 का लस। लेकिन ध्यान रहे, यह लस कहां से कहां तक होना चाहिए? 200 और 400 के बीच होना चाहिए। अभी आप इसको साइड में लगाइए, 200 और 400 को। पहले हम क्या करें? पहले हम लोग 30, 45 और 60 का लस निकालें, LCM। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, 30, 45 और 60, इसका लस LCM। अच्छा, लस पेपर पेंसिल लेके लस नहीं निकालना, एक तर्क का प्रयोग करिए लस के डेफिनेशन से। लस का परिभाषा होता है वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या जो 30 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए, तो वह न्यूनतम संख्या या तो 60 होगी या उसके गुणज रूप में होगी। तो वह जो लस निकल कर आएगा 180 होगा, क्योंकि 180 ही वह कम से कम संख्या है जो 60 से भी 3 बार में कट जाएगा, 45 से भी 4 बार में कट जाएगा और 30 से भी 6 बार में कट जाएगा। 180 से छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। लेकिन अब ख्याल रखना, हमें 30, 45 और 60 का लस निकालना है, लेकिन यह लस कहां होना चाहिए? 200 और 400 के बीच होना चाहिए। अब बताइए, जो ये लस आया है यह 200 और 400 के बीच है? नहीं। तो आप लिखेंगे चूंकि यह 200 और 400 के बीच नहीं है, अतः अब आपको इसको 200 और 400 के बीच में ले जाना है। अब 200 और 400 के बीच ले जाने के लिए 180 का गुणज करिए, गुणज समझ है ना? 180 का गुणज करिए, ऐसा गुणज करिए कि वो 200 और 400 के बीच में हो, तो निश्चित तौर पर दूसरा गुणज होगा। कितना? दूसरा गुणज। तो 180 गुना 360, यह जो है यह 200 और 400 के बीच है। यह 200 और 400 के क्या है? बीच है। मतलब कुल मिलाकर से समझिए, 30, 45 और 60 का लस 200 और 400 के बीच का होना चाहिए। लेकिन ये लस 180 है, तो 180 तो 200 400 के बीच था नहीं। इस बीच में ले जाने के लिए हमें इसका गुणज करना है, तो दूसरा गुणज करेंगे, तो 360 200 400 के बीच है। अच्छा, यदि लिखा होता कि 500 और 600 के बीच, तब मैं तीसरा गुणज ले जाता, तब 540 होता, 18 3 54। यदि 500 और 600 के बीच लिखा होता। मेरे ख्याल से ये बात समझ रहे हैं। अभी बात समाप्त नहीं हुआ, अभी कह रहा है कि इसमें भाग देना है। किससे? 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड मतलब मस, सबसे बड़ा हाईएस्ट सार्व मींस कॉमन, गुणनखंड मींस फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें 15, 24 और 45 का क्या निकालना है? मस, HCF। अच्छा, मस वह अधिकतम संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। मतलब सबसे विभक्त ना हो जाए, 15, 24, 45 से विभक्त ना हो, बल्कि 15, 24, 45 को विभक्त कर दे। मस वह अधिकतम संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को काट सके, तो वह अधिकतम संख्या 3 होगा। क्योंकि 3 जो है 15 को भी 5 बार में काट देगा, 3 24 को भी काट देगा 8 बार में, 3 45 को भी। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। अब हमें भाग देना है इसमें, ये जो इसका लस 200 और 400 के बीच में है, मतलब 360 में 3 से भाग देना है, और 360 में 3 से भाग करेंगे 120। अच्छा, अगला सीरीज जो मैं लूंगा उसमें न्यूमेरिकल के भी बहुत अच्छे प्रश्न करा दूंगा, विशेषतः जो ज्यामितीय खंड से जो थ्योरेटिकल टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको लेकर। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। वैसे निरंतर आप सभी का बहुत देर से उत्तर आ रहा है। चलिए सवाल का उत्तर करिएगा। आकांक्षा अनामिका और करिश्मा भाटिया, मुकेश और सहना अंसारी, नरेंद्र सिंह, मनीष राजापति और कोमल सिंह, सुनील साहू, विनोद कुमार और कोमल सिंह, प्रगति गुप्ता, सुनिधि स्वरूप और शशांक यादव, प्रभात गुप्ता, आप सभी का उत्तर काफी देर से आ रहा था। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक कोई संख्या है, वो क्या है? 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से कम है। आगे कह रहा है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच है, मतलब 40 और 50 के बीच। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50। तो 40 और 50 के बीच है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक कोई संख्या है वो 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से वो कम है। 100 का आधा क्या होता है? 50 से कम है। और 4 दहाई 5 दहाई के बीच है, मतलब 40 और 50 के बीच में है। और इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। मतलब जो इकाई पर अंक है वो दहाई के अंक से 1 कम है। आगे और कह रहा है कि यदि संख्या में अंकों का योग 7 हो,
अब ये तो ऑप्शन से हल कर लीजिए, एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, अभी मैं हल करके भी दिखा देता हूं। मतलब 50 से कम है, 40 और 50 के बीच में है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच है, मतलब 40 और 50 के बीच में है। तो ऑप्शन 40 और 50 के बीच में केवल एक ही है, कौन सा? डी। अभी आगे कह रहा है कि इसके इकाई वाला अंक ये दहाई होगा, दाह। अच्छा पढ़िए क्या लिखा है, दाही। चलिए ध्यान देना, मैं तो इसमें लिखा है इसके इकाई का अंक, पहले तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से एक कम है। तो ये इकाई का अंक दहाई के अंक से एक वैसे भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, सब ज्यादा ही है, केवल यही है इकाई का अंक दहाई के अंक से कम। और संख्या में अंकों का योग 7 है, 4 3 7। अब ये हल करना हो तो इकाई का अंक कितना है, दहाई के अंक से एक कम। इकाई का अंक कितना, ये भी सीटेट का पूछा गया सवाल है, इकाई का अंक कितना है, दहाई के अंक से एक कम। तो हमने मान लिया दहाई का अंक यक्स है, दहाई का अंक यक्स है, तब इकाई का अंक कितना होगा बताइए? जो इकाई वाला अंक है दहाई से एक कम है, मतलब यक्स माइनस 1 है। इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कम है, तो दहाई का अंक यक्स है, तो इकाई कितना होगा, यक्स माइनस 1। अब कह रहा है कि संख्या में अंकों का योग 7 है, अंकों का योग 7 है, मतलब इकाई और दहाई का अंक योग 7 है, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर 7। तो x और प्लस x माइनस 1, इकाई और दहाई के अंक का योगफल 7 है। तो -1 को जब दाहिनी ओर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 1x और 1x कितना होगा, 2x बराबर 8, -1 उधर प्लस हो गया, तो x बराबर 4 आ गया, x बराबर कितना हो गया, 4। तो जब x का वैल्यू 4 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 3। जब x बराबर 4 आ गया तो इकाई कितना है, x माइनस 1, तो x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो गया। तो जो संख्या बनेगी, द्विअंकीय संख्या कैसे बनाते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा प्लस इकाई के अंक में 1 से गुणा। तो दहाई का अंक 4 है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा और प्लस इकाई के अंक में 1 से गुणा, इकाई का अंक 3 है, इसमें 1 से गुणा, तो कितना आया, 4 दहा में 40 और 3 1 का 3, 40 और 3 40। लेकिन पूरा डिटेल हल करने की कोई आवश्यकता हम सभी को नहीं है। अच्छा एक चीज है, ठीक, मैं ध्यान नहीं दिया इसमें, ये तो संख्या निकला है, मैंने एक चीज ध्यान नहीं दिया, मैं केवल एक पर फोकस किया कि संख्या क्या है, जबकि हमसे प्रश्न ये पूछा है अंकों का गुणनफल बताना है। यदि संख्या पूछता तो, अब ये उत्तर करिएगा, एक्चुअल में यदि संख्या पूछता तो संख्या बेशक कितना होता, 43। संख्या बेशक कितना होता, 43। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा। अब इसमें पूछा है तो अंकों का गुणनफल क्या है, ये सवाल हमारा है। संख्या पूछता तो 43 होता, अंकों का गुणनफल 4 या 12 है, हम लोगों का ऑप्शन जो बनेगा अंकों का गुणनफल 12 है, बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है? ये तो ठीक है। यहां पे यदि पूछा होता संख्या बताइए, क्योंकि मैंने पूरा प्रश्न नहीं देखा, केवल यहीं तक पढ़ता रहा बार बार, तो संख्या 43 होगी, लेकिन संख्या में अंकों का गुणनफल 12 होगा। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। कभी कभी यही होता है कि ये स्टेटमेंट यदि शायद मैं नहीं पढ़ता तो मैं अभी 43 बता के फिर आगे बढ़ जाता, है ना, लेकिन अंकों का गुणनफल पूछा था। ठीक है, इसी तरीके की सक्रियता बिल्कुल बनाए रखिएगा। एक सवाल है अगला, एक रेलगाड़ी, इसके बाद फिर पूरे शिक्षण वाले प्रश्न है, ये सवाल देखिएगा। इसमें यह है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 बजे, मतलब 1:15 दोपहर पर, क्योंकि 12 के बाद वाले समय को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 13, 14, 15, तो ये पीएम में, पीएम पोस्ट मेरिडियम होता है, इसका सेंस होता है आफ्टरनून। तो अब चलिए समझिए, रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को चली 13:15 पर, ध्यान देना 13:15 पर चली, ये किस दिन, शुक्रवार, ये शुक्रवार को चली और शनिवार को पहुंची, शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे। अब इसका मतलब ये सुबह पहुंची है, कैसे पता चला ये सुबह वाला समय है? देखिए जब 13, 14, 15, 16 बजे दिया होता है तो इसका मतलब होता है दोपहर के बाद वाला, जैसे 13 बजे मतलब 1 बजे, 14 बजे मतलब 2 बजे, 15 बजे मतलब 3 बजे। लेकिन जब 6, 7, 8 लिखा रहे तो इसका मतलब यह एएम वाला समय है, एंटी मेरिडियम, इसका मतलब होता है बिफोर नून, दोपहर से पहले वाला समय। तो 7:30 बजे पहुंची। एक चीज समझिए, 13:15 शुक्रवार को चली, मतलब दोपहर में 1:15 पर। अच्छा दिन कब चेंज होता है पता है? बिल्कुल पता है, दिन कब चेंज होता है? जैसे ही रात्रि का 12 बजता है, दिन तारीख दोनों चेंज हो जाता है, पता है कि नहीं? जैसे शुक्रवार को 13:15 है, मतलब दोपहर के बाद वाला, और जैसे ही 24 बजेगा, मतलब रात्रि का 12 बजे, जैसे ही 24 बजेगा ये शुक्रवार बदल के शनिवार में हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जैसे ही 24 बजेगा, जैसे ही 24 बजेगा ये शुक्रवार से बदलकर किस में हो जाएगा, शनिवार में। शुक्रवार से बदलकर किस में हो जाएगा, शनिवार में। लेकिन शनिवार को कब पहुंची है, 7:30 बजे, मतलब अभी और आगे जाना है, क्योंकि अभी ये रात्रि का 12 बजा है, तो 7:30 तक पहुंचने के लिए अभी आपको 7 घंटे 30 मिनट और आगे प्रोसीड होना है। मतलब ये रात्रि का 12 है और रात्रि के 12 से सुबह 7:30 के बीच 7.5 ही घंटे तो होंगे। अब यहां से यहां तक कितना घंटा होगा निकाल लीजिए। देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, 13:15 है, यदि 45 मिनट और आगे चले तो 14 बज जाएगा। कितना बजेगा, 14, और मतलब यहां पे हो गया 10:45। यही है, 13:45 है, सॉरी 13:15 है, यदि 45 मिनट और आगे चले तो 14 बज जाएगा, 10 घंटा और जाना है, तो 10:45। अब कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक में कुल कितना समय लगा। यात्री में लगा समय था नहीं, यात्रा में लगा समय क्या था, तो
अब यहां से लेकर यहां तक कितना समय हुआ जोड़ लीजिए, तो 10 घंटा 45 मिनट और प्लस 7 घंटा 30 मिनट जोड़ लीजिए, तो ये 75 मिनट हो गया और ये 17, तो 17 घंटा 75 मिनट। किसी भी घंटे में 75 मिनट नहीं होता, घंटे में मैक्सिमम 60 मिनट होता है। तो ऐसा करिए 60 मिनट उठा के घंटे वाले को दे दीजिए, तो ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 बचा है, तो यात्रा में समय कितना लगा? 18 घंटे 15 मिनट, डी ऑप्शन बनेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न है, 18 घंटे 15 मिनट ये हम लोगों का एक्चुअल टाइम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, एक और आ गया न्यूमेरिकल में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए पहले छोटे छोटे ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर बड़ा वाला तो देखेंगे। 10 का शतांश, शतांश का मतलब होता है 100वां अंश, मतलब 100 से भाग करना। जैसे 10 का शतांश क्या होगा, चलिए यहां से देखिएगा, तो 10 का शतांश क्या होगा? 10 में 100 से भाग करिए, 1 0 कैंसिल हुआ, 1 में 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक पर दशमलव लगेगा, 10.1, मतलब ये तो सही है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ये तो सही है, 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, इसको लीटर में बदलना है। तो ये तो ऑलरेडी लीटर में है ही, ये तो लीटर में है ही, बस इसी को हमें लीटर में बदलना है। और मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1000 से भाग करिए। मिलीलीटर को जब लीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे? भाग, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें कितने लीटर है? 1000 से भाग करिए। तो यदि मैं 55 में भाग करूं किससे? 1000 से, क्योंकि 55 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है, तो 55 में 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक पर दशमलव लगेगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही अंक है, तो बाएं तरफ 0 बढ़ा के तब करिए, मतलब आएगा 0.055 लीटर। अब बताइए, ये 55 लीटर है और ये 0.055 है, मतलब आंसर होना चाहिए था 55.055, 55.055 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 55.55 है, मतलब यही गलत है। अच्छा, हालांकि गलत ये भी है, इसमें टाइपिंग एरर होगा, बेशक होगा, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 ही 0 होना चाहिए, 3 0 नहीं, यहाँ पे 2 ही 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सही है, मैंने कलर भर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 2, अच्छा काला चला है क्या? अब सही, 2005 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो ये आएगा 2.005। अब ये किलोग्राम में बदल गया। कहने का मतलब एक चीज समझिएगा, कौन सा सही नहीं है, तो सी भी गलत दिख रहा है, डी भी गलत दिख रहा है, तो एक तो हमें सुधारना ही पड़ेगा, या तो इसको सुधारे या तो इसको। वो टाइपिंग एरर है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये भी सही मैंने बना दिया, क्योंकि जब एक गलत हो गया तो इसको भी मैंने सही कर दिया, अब ये सही होगा ही। चलिए मैं उसको भी चेक कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज समझिए, पहला ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, यदि ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत, ये तो गलत था ही, मैंने सुधारा है, तो समझ लेना कि यहाँ पे पूछा था कौन सा सही है। चलिए अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि उसे नहीं चेक करूंगा, क्योंकि वैसे भी बड़ा दिख रहा था, हमें लगा कि यदि ये तीनों गलत हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि चेक ही करना है। प्रश्न है, किसी घनाभ का आयतन। चलिए, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 है, तो 45 गुणा 15 और गुणा 40 कितना आएगा? 15 चौका 60 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24, 3 27, इतना घन सेंटीमीटर आएगा घनाभ का आयतन। तो कह रहा है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। अब कह रहा है कि घनाभ का आयतन बराबर है, घनाभ का आयतन बराबर है किसके? उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 10.35 मीटर है। अच्छा, इस मीटर को पहले मैं कहूंगा कि सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि जब ये सेंटीमीटर में था तो इसका आयतन घन सेंटीमीटर में आया, तो इसका भी आयतन घन सेंटीमीटर में आया, इसके लिए इसको सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो चलिए अब घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब। अब भुजा 30 सेंटीमीटर है तो 30 गुणा 30 गुणा 30, ये भी आएगा 27,000 घन सेंटीमीटर। हाँ, करेक्ट है। मतलब इस घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इस घनाभ का आयतन बराबर है किसके? इस घन के आयतन के जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। बिल्कुल, मतलब ये भी सही था, 10 का शतांश ये भी सही था, एक गलत हो गया था, इसको मैंने खुद से बनाया, ये टाइपिंग एरर। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10वां देखिएगा, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। मतलब गणित में भयभीत होने और असफल होने में किसे कारण नहीं मान सकते। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद, कक्षा कक्ष के अनुभव, ये तो बहुत आसान है। देखिए, गणित में असफल होने के लिए प्रतीकात्मक संकेत को कारण माना जा सकता है, क्योंकि गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलती है। चिन्ह मतलब प्रतीक, और यदि गणित में चिन्हों की भाषा नहीं स्पष्ट होगी तो बेशक गणित की भाषा सुदृढ़ नहीं होगी, तो असफलता के कारण में यह हो सकता है। गणित की संरचना, बिल्कुल, गणित की संरचना भी असफल होने के लिए जिम्मेदार है, गणित में असफल होने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि गणित के प्रायः सिद्धांत और निष्कर्ष अमूर्त होते हैं। गणित के प्रायः जो निष्कर्ष और सिद्धांत होते हैं अमूर्त होते हैं, तो गणित की संरचना अपने आप में मुख्यतः अमूर्त होती है। और यही रीजन होता है कि यदि अमूर्त भावों को नहीं समझते तो
उसमें भी असफल होने का भय बना रहता है। मतलब ये भी गणित में असफलता के लिए जिम्मेदार है और कक्षा कक्ष के अनुभव भी असफलता होने के लिए जिम्मेदार है। जैसे किसी अध्यापक विशिष्ट को ही ले लीजिए, यदि किसी अध्यापक को विषय के प्रति छिछला ज्ञान या सतही ज्ञान है, या अध्यापक विषय को किसी विशेष प्रसंग से जोड़कर पढ़ाने में असमर्थ है, तो यह भी गणित में असफलता का कारण होगा और ये सब चीजें अनुभव से आती है। तो कक्षा कक्ष के अनुभव भी असफलता का जिम्मेदार है, लेकिन लैंगिक भेद असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। चलिए इस सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। कक्षा 4 में होना चाहिए था। कक्षा 4 में अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि हमेशा सही नहीं होता? देखिए कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि, चलिए इसमें मैं थोड़ा अतिरिक्त दिमाग लगा दिया है। कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से जो गुणनफल आता है वो दोनों से सदैव बड़ी होता है, क्योंकि विद्यार्थी प्रायः ऐसा समझ होंगे कि जैसे 2 गुणा 3 6 हुआ तो जो गुणनफल आया ये दोनों से बड़ी है, या 4 गुणा 3 12 हुआ तो जो गुणनफल आया ये दोनों से क्या है, बड़ा है। तो कक्षा 4 के विद्यार्थी यही सोचते हैं कि जब किसी दो संख्या का गुणा करते हैं तो जो गुणनफल आता है हमेशा दोनों से क्या होता है, बड़ा। लेकिन ये चीज हमेशा सही नहीं होता। ये चीज आप कैसे बताएंगे? यही चीज आपको बताना है कि ये चीज हमेशा सही नहीं होता। सही हो रहा है लेकिन हमेशा सही नहीं होता। तो कैसे बताएंगे? इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, ग्रीड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, और डी लिखा एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। चलिए पहले एक तो बेहद आश्वस्त हो लीजिए कि कक्षा 4 का विद्यार्थी है और कक्षा 4 के विद्यार्थी कलन विधि को समझने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उस समय उनकी तार्किक योग्यता उतनी डेवलप नहीं होती कि कलन भी समझ ले। एक्चुअल में कलन का जो इंग्लिश होता है कैलकुलस होता है, तो कैलकुलस संबंधी अवधारणाओं में बालक दक्ष नहीं होते, या कलन विधि को समझने के लिए बालकों में वह पर्याप्त सोच डेवलप नहीं होती। अतः कलन विधि वाला तो ऑप्शन गलत जाएगा। कक्षा 4 का विद्यार्थी है तो यहां गुणन की कलन विधि को, हालांकि दो दशमलव संख्याओं का गुणा करके ये चीजें बताया जा सकता है, लेकिन इन संख्याओं के गुणन की कलन विधि को, एक तो ये चीजें आप गलत काटना, और कहां है, एक यहां है। अब इस पर पहले बी और डी हटा के तब विचार करिए। अब कह रहा है इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, और सी कह रहा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। बिल्कुल ग्रिड पेपर मतलब संख्या चार्ट पर दो दशमलव संख्याओं का गुणन करके ये चीजें बताया जा सकता है। क्योंकि संख्या चार्ट जो होता है दशमलव संख्याओं में एरर्स के लिए सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण साधन है। तो हम लोगों का ऑप्शन जो बनेगा निश्चित तौर पर सी बनेगा। आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सी होगा। देखिए कलन का सेंस मैंने बताया ना, कलन जो होता है इसका इंग्लिश होता है कैलकुलस, मतलब यह गणित की कैलकुलेशन की, देखिए कलन का सेंस एक प्रकार का कैलकुलेशन ही है, गणना ही है। कलन का एक्चुअल सेंस यह होता है कि देखिए कैलकुलस का प्रयोग कहां पे किया जाता है, किसी लेंदी या कठिन कैलकुलेशन वाले भाग को संक्षिप्त में हल करने की एक विधि है। कलन क्या है? कलन विधि क्या होता है? समस्या के किसी जटिल भाग को, किसी कठिन भाग को या विश्लेषणात्मक भाग को संक्षेप में हल करने की एक विधि है, और कलन विधि को छोटे स्तर के बालक समझने में असमर्थ होंगे। कलन भी एक प्रकार की गणना है। कैलकुलस जो इंग्लिश शब्द होता है, कैलकुलस का भी मतलब गणना ही होता है, लेकिन जटिल समस्याओं को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने की विधि को कलन विधि कहा जाता है, और प्राथमिक स्तर के बालक दक्ष नहीं होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप मेरे सेंस को समझ गए होंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखवाना चाहूंगा। देखिए जब माप के संदर्भ को पढ़ाने की बात की जाए तो माप के संदर्भ को पढ़ाने के लिए 4 स्टेप होते हैं। स्टेप पहला, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना। ये स्टेप लिख लीजिएगा, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना, वस्तुओं को सत्यापित करना। अभी मैं सेंस से स्पष्ट कर दूंगा। और स्टेप जो दूसरा होगा ये होगा माप के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। माप के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। माप के लिए क्या करना? अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। और स्टेप तीसरा होगा माप के लिए प्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। माप के लिए प्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। माप के लिए प्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। और चौथा स्टेप जो होता है वो होता है प्रमाणिक इकाइयों में संबंध स्थापित करना। प्रमाणिक इकाइयों में संबंध स्थापित करना, या इसे कहते हैं मीट्रिक इकाई का प्रयोग करना। चलिए अभी ध्यान देना, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करने का मतलब यह है किसी विशेष प्रश्न, देखिए जैसे मान लिया माप की अवधारणा समझाना है तो बालक से थोड़ी कहेंगे कि आप अपने घर से विद्यालय चलकर आए तो कितने लीटर चले हैं या कितने किलो चल के आए हैं, क्योंकि लंबाई का या दूरी का माप इकाई अलग होता है। किलोमीटर में मापा जाता है, उससे छोटा है तो हेक्टोमीटर में, उससे छोटा है तो डेकामीटर में। या हम बालक से ये नहीं कहेंगे कि आपके जो बैग है इस बैग का वजन कितने किलोमीटर है, क्योंकि
वजन को किलोमीटर में नहीं मापते, या आपने दूध कितने किलोमीटर पिया है। ये देखिए, एक कहने का मतलब यह है कि सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना, इसका मतलब विभिन्न इकाइयों को समझाना कि किस प्रकार में मापन में कौन सी इकाई प्रयोग में आती है। जैसे लंबाई के मापन में क्या इकाई प्रयोग में आएगा, ठोस के मापन में क्या इकाई प्रयोग में आएगा, तरल पदार्थ है तो उसको मापने में, तो ये होता है सरल अवलोकन द्वारा वस्तु। 20 स्टेप है माप के लिए अप्रमाणिक इकाई का प्रयोग करना। अप्रमाणिक में सूत्र नहीं बतलाया जाता, व्यवहार बतलाया जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो इसमें यह बताया जाता है, मतलब व्यवहार में बताया जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन प्रमाणिक इकाई में सूत्र बतलाया जाता है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये प्रमाणिक इकाई में, मतलब अप्रमाणिक में व्यवहार बताया जाता है, सूत्र नहीं बताया जाता। अप्रमाणिक इकाई में सूत्र बताया जाता है। तो पहले व्यवहार बताएंगे, तब सूत्र बताएंगे, और फिर प्रमाणिक इकाइयों में संबंध। और जब बालक सूत्र के भाव को समझ गया तो उसका प्रयोग कैसे करना है। जैसे मैं कहूं कि 3 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर और 7 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो ये प्रमाणिक इकाइयों में संबंध, मतलब जो प्रमाणिक जो सूत्र वाली इकाइयां हैं उसका प्रयोग करके सबको कन्वर्ट कर लिया जाए। तो अब आप बताइए कि प्राथमिक स्तर पर माप का संदर्भ पाने के लिए कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक माप के बाद करना चाहिए। केवल सेंस तो वैसे ही गड़बड़ है, केवल अप्रमाणिक का नहीं, केवल अप्रमाणिक माप का प्रयोग गलत। अप्रमाणिक माप का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पहले तो हम व्यवहार बताएंगे ना, सूत्र तो बाद में बताया जाता है। तो प्रमाणिक इकाई का भी प्रयोग करना चाहिए, अप्रमाणिक का भी करना चाहिए, लेकिन प्रमाणिक का प्रयोग अप्रमाणिक के बाद करना चाहिए, है ना। ये भी गलत जाएगा। ये कह रहा है कि अप्रमाणिक माप का प्रयोग प्रमाणिक के बाद नहीं, हमेशा ध्यान देना, प्रमाणिक इकाई का प्रयोग अप्रमाणिक के बाद। चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, प्रश्न संख्या 13वां इस सीरीज का देखिएगा। गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के अधिगम में वैकल्पिक शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, खासकर हार्डवेयर का। हार्डवेयर मतलब जिसे बालक टच कर सके। भिन्न की अवधारणा समझानी हो तो भिन्न का किट, वृत्तीय किट, जोड़ सिखाना है, गिनती सिखाना है तो अबेकस का प्रयोग, किसी ज्यामितीय आकृतियों को संदर्भित कराना है तो हम जियो बोर्ड का प्रयोग। कहने का मतलब दृष्टिबाधित बालकों के लिए हम वैकल्पिक शिक्षा साधनों में हार्डवेयर वाले साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे बालक टच कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे एक चीज समझिए, कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट किया जाता है वो तो सॉफ्टवेयर। अब वहां क्या लिखा है तो टच करके बालक समझ नहीं पाएगा। जैसे कॉपियों में जब हम लिख देते हैं तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर। जैसे कॉपियों में आप बालक के गणित की कॉपियां देखें, जो ग्रिड वाला वर्गाकार ग्रिड बने होते हैं, उसको तो बालक टच नहीं कर सकता, या टच करेगा तो ये पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर होता है जिसे बालक टच करके महसूस न कर पाए, हार्डवेयर होता है जो टच करे, महसूस करे और वहां से किसी विशिष्ट भाग को सीख सके। अब देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा, कंप्यूटर की बात कर रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, इसको बालक टच कर सकता है, कीबोर्ड है ना। और आप देख रहे हैं ऑफिस में देखते होंगे, सरकारी ऑफिस में या अन्य ऑफिस में दृष्टिबाधित बालक भी, दृष्टिबाधित व्यक्ति भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर में आएगा, जियो बोर्ड हार्डवेयर। लेकिन संख्या चार्ट सॉफ्टवेयर है, इसको बालक टच करके महसूस नहीं कर सकता। तो संख्या चार्ट यहां भी है, संख्या चार्ट यहां भी है, संख्या चार्ट यहां भी। आपका ए, सी और डी ऑप्शन गलत। ये होगा टेलर का गिनतारा योग सिखाने में जियो बोर्ड का प्रयोग करा सकते हैं और कंप्यूटर का प्रयोग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सभी गलत होंगे। नहीं, डी नहीं, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, जहां जहां संख्या चार्ट है काटना पड़ेगा, क्योंकि संख्या चार्ट जैसे ही होता है जो वर्गाकार ग्रिड बने होते हैं। अब इसको बालक कैसे टच करके महसूस कर सकता है? जो भिन्न का किट है उसे महसूस कर सकता है, टेलर का गिनतारा इसको महसूस कर सकता है ना, जियो बोर्ड टच करके। तो लेकिन संख्या चार्ट नहीं। प्रश्न संख्या 14वां देखिएगा, इस तरीके का संबंध प्रश्न लेकर आया। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका उम्र 8 से 9 साल तक है, ये निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, मींस निपुण है। अब बताइए 8 से 9 साल का बालक किस में निपुण होगा? पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन। प्रतिवर्तता का सेंस होता है अल्टरनेट, यादृच्छिक रूप से। पंक्तिबद्धता, अच्छा अनुपातिक विवेचन। 8 से 9 साल का बालक निपुण नहीं होगा, क्योंकि अनुपातिक विवेचना करने के लिए उसे उसमें एनालिसिस पावर होनी चाहिए, विश्लेषण करने की शक्ति होनी चाहिए, और 8 साल से 9 साल का लड़का विश्लेषण करने की योग्यता नहीं होती। अनुपातिक विवेचन गलत जाएगा, ये भी ऑप्शन। अनुपातिक विवेचन गलत जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका बनेगा। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता। जैसे ये गिनती, यहां पे कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में संख्या जानने के लिए तो बालक पंक्तिबद्धता जानता है। और वर्गीकरण बिल्कुल 1 2 3 1 से लेकर जैसे 10 तक यहाँ है, 11 से लेकर 20 तक यहाँ है, ये वर्गीकरण, क्लासिफाई करना, 21 से लेकर 21 22 होते हुए। तो बालक पंक्तिबद्धता बिल्कुल निपुण होगा। वर्गीकरण, हाँ क्लासिफाई करना 1 से 10, 11 से 20, 21 से। प्रतिवर्तता, अल्टरनेट, जैसे ये पूछा जाए क्या है, बालक कहा 12, हमने कहा ये क्या है 30, ये होता है यादृच्छिक रूप से। तो इसमें तो निपुण होगा, लेकिन अनुपातिक विवेचना में निपुण नहीं होगा। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। 4 इकाई और 3 दहाई मतलब 34। 4 इकाई 3 दहाई, 3 दहाई का मतलब 30 हो गया, 4 इकाई का मतलब 4, तो 30 + 4 34। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। कुछ ने सही लिखा, लेकिन कुछ ने 34 के बजाय 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझाएंगे?
चलिए अब ध्यान देना, ये बालक को आप कैसे बताएंगे? स्तंभ विधि में अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, या विद्यार्थियों को गिनतारा को प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी, और हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे। हमने एक बात आपसे संबोधित पिछले भी सेट में मैंने कहा था कि जब आपसे पूछा जाए कि एक शिक्षक होने के नाते किसी बालक की विशिष्ट कमियों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक शिक्षक होने के नाते हम ऐसे साधनों का प्रयोग करेंगे जिसमें बालक इन्वॉल्व हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो। मैंने कई बार ये चीजें कहा। तो एक शिक्षिका के रूप में ये सिखाना है कि 3 दहाई और 4 इकाई का मतलब 34 है, 43 नहीं 34। अब आप ऐसे ऑप्शन को पकड़ना जिसमें बालक इन्वॉल्व हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, क्योंकि बालक जब इन्वॉल्व होता है तो अपने व्यक्तिगत अनुभव, परीक्षण, प्रेक्षण, निरीक्षण आदि के आधार पर ज्ञान को अर्जित करता है। तो इसमें क्या है कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे विद्यार्थियों को गिनतारा। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिख रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों को गिनतारा को प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे। गिनतारा में क्या होता है, जैसे ये इकाई का प्रतिनिधित्व करता है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, सभी में 9-9 गोलियां होती है। तो इसमें हम बालक को बता सकते हैं कि जब 9 से ऊपर रहा तो ये कन्वर्ट होकर दहाई वाले में चला जाएगा, जिसे पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब जब संख्या, देखिए एक चीज आप जानते हैं, गिनतारा में बालक क्या क्या सीखता है? गिनती सीखता है, संख्याओं को जानता है, योग सीखता है, स्थानीय मान की अवधारणा सीखता है। तो स्थानीय मान की अवधारणा में यही होगा कि 9 गोली से ऊपर हो गया तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा, जिसे रीग्रुपिंग कहते हैं, पुनर्समूहीकरण। अब पुनर्समूहीकरण की क्रिया में बालक स्थानीय मान सीखता है। तो सबसे बेहतर होगा कि विद्यार्थियों को गिनतारा को प्रदर्शित करने, क्योंकि गिनतारा के माध्यम से बालक स्थानीय मान की संकल्पना सीख लेगा और फिर लिखने के लिए कहेंगे। मतलब जब बालक सीख लेगा तो फिर उसे लिखने के लिए कहेंगे, है ना? ये हम लोगों का सही उत्तर होगा। मतलब उन्हें बताएंगे ये तो सही है, उन्हें बताएंगे कि ये गलत है, फिर सही उत्तर लेंगे, बालक से 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। नहीं बताएंगे तो ये सही है, लेकिन कैसे बताएंगे? एक अध्यापक के रूप में ये सवाल हमसे पूछा है, हम तो बताएंगे है ही। जैसे 34 को 34 कैसे लिखे, 3 दहाई 4 इकाई को कैसे लिखे ये बताना है हमें। उत्तर तो बताएंगे ही, लेकिन इसमें बालक कहीं इन्वॉल्व नहीं आया, गलत है। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना। इसका मतलब जैसे इकाई वाला कॉलम बना दे, दहाई वाला। हम कहते हैं यहाँ पर, जैसे एक चीज समझिए, हम कहते हैं कि इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, तो संख्या कौन सी है? तो इकाई में 5 रखवा दीजिए, दहाई में 2। बालक तो जान गया 25 है, लेकिन 25 कैसे हुआ नहीं जान पाया। देखिए कह रहा है कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे। जैसे हमने कहा इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, संख्या क्या है? तो आप क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे, ये इकाई, ये दहाई, इकाई में 5 रख दीजिए, दहाई में 2, 25 तो बन गया। लेकिन बालक सीख पाया 25 कैसे हुआ? नहीं। उसे बताएंगे कि इकाई के अंक में 1 से गुणा और दहाई के अंक में 10 से गुणा, ये कैसे? स्थानीय मान की संकल्पना से। और वही चीज यहाँ पे क्लियर होगा। मतलब ये गलत होगा, हम लोगों का बी करेक्ट उत्तर होगा। तो ये हमने आज कुछ प्रश्न थे, शिक्षण के भी न्यूमेरिकल के 5-6 प्रश्न थे, हालांकि ज्यादा आसान थे। मैंने ग्राफ से संबंधित, शेप्स, आकृतियों से संबंधित, जिसमें डाइस, प्रिज्म और पिरामिड के प्रश्न, सममित के प्रश्न, इसको मैं नेक्स्ट अगले सीट में रखूंगा, अगले प्रैक्टिस भाग में। आज की क्लास फिलहाल बस इतना ही। आप सभी की सक्रियता आज बहुत अच्छी लगी, खासकर उस स्थिति में जब मैं एक सवाल बता रहा था आप लोगों को, जिसमें मैंने संख्या निकालकर छोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से सक्रिय रहिएगा, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ।